नमस्कार। एग्जाम्स क्वेश्चंस के फ्री वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज के अंक में हम लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस द्वारा 1993 के प्रीलिम एग्जाम में पूछे गए मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी आधुनिक भारत के इतिहास के प्रश्नों को विस्तार से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में निम्न में से किसे भेजा था? जिसके विकल्प हैं, पहला सर टॉमस रो, दूसरा वास्को डिगामा, तीसरा हॉकिंस, चौथा जॉन चेनार्क। जिसका सही जवाब है तीसरा हॉकिंस। सर्वप्रथम 1608 ईस्वी में तत्कालीन ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का दूत विलियम्स हॉकिंग जहांगीर के दरबार में आया और उसने सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मांगी, परंतु पुर्तगाली प्रतिस्पर्धा के कारण यह अनुमति नहीं मिली। जहांगीर ने उसे 400 का मनसब प्रदान किया। इसके बाद 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया और अंग्रेजी व्यापार के लिए कुछ सुविधाएं प्राप्त की। अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान की राजधानी थी? जिसके विकल्प हैं, पहला वेलूर, दूसरा द्वार समुद्र, तीसरा सेरिंगपट्ट, चौथा श्रीरंगम या श्रीरंगपट्टनम। सही जवाब है श्रीरंगपट्टनम या श्रीरंगम। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठा। उसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। टीपू ने आधुनिक कैलेंडर पद्धति को लागू किया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 ईस्वी में हुआ, अंग्रेजों से लड़ते समय श्रीरंगपट्टनम में उसकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? जिसके विकल्प हैं, पहला मराठा, दूसरा मुगल, तीसरा राजपूत, चौथा सिख। जिसका सही जवाब है पहला मराठा। मराठों ने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था, परंतु पानीपत के तृतीय युद्ध जो 1761 ईस्वी में हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली से हार के बाद भारत में मराठों की श्रेष्ठता समाप्त हो गई। वेलेस्ली ने 1802 में पेशवा बाजीराव को बसीन की संधि के लिए बाध्य किया और 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग ने मराठों की रही सही शक्ति को समाप्त कर भारत में अंग्रेजों की श्रेष्ठता स्थापित की। अगला प्रश्न, होम रूल आंदोलन किसने प्रारंभ किया? जिसके विकल्प हैं, पहला एनी बेसेंट, दूसरा लोकमान्य तिलक, तीसरा महात्मा गांधी, चौथा सरदार पटेल। जिसका सही जवाब है पहला एनी बेसेंट। होम रूल आयरलैंड का शब्द है। सर्वप्रथम आयरलैंड में आयरिश नेता रेडमांड के नेतृत्व में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। भारत में होम रूल आंदोलन का प्रारंभ एनी बेसेंट ने किया था। यद्यपि होम रूल लीग की स्थापना सर्वप्रथम अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी, जो कि पूना में था। इसके 5 महीने बाद सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की, जो मद्रास से किया। तिलक के होम रूल का प्रभाव क्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंबई को छोड़कर मध्य प्रांत एवं बरार में था, जबकि तिलक के प्रभाव क्षेत्र को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में होम रूल लीग को फैलाने का दायित्व एनी बेसेंट का था। अगला प्रश्न, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? जिसके विकल्प हैं, पहला बाल गंगाधर तिलक, दूसरा गोपाल कृष्ण गोखले, तीसरा के.एम. राय, चौथा M.K. गांधी। जिसका सही जवाब है दूसरा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महादेव गोविंद रानाडे के अनुयायी थे। 1905 में गोखले ने भारत सेवक मंडल यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत की सेवा के लिए राष्ट्रीय प्रचारक तैयार करना था और संवैधानिक ढंगों से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना था। इस मंडल ने
श्रीनिवास शास्त्री, जी.के. देवधर, N.M. जोशी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू जैसे महान सेवक पैदा किए। अपने राजनैतिक दर्शन में वे सच्चे उदारवादी थे। वह साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। इन्हीं कारणों से महात्मा गांधी उनसे प्रभावित हुए और उनके राजनीतिक शिष्य बन गए। अगला प्रश्न, रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था, जिसके विकल्प हैं पहला सन 1909 में, दूसरा सन 1919 में, तीसरा सन 1930 में, चौथा सन 1942 में। इसका सही जवाब है दूसरा सन 1919 में। भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1917 ईस्वी में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की। कमेटी द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर 18 मार्च 1919 ईस्वी को क्रांतिकारी एवं अराजकवादी अधिनियम को पारित किया गया। इसे ही रॉलेट एक्ट या काला कानून के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून भी कहा गया है। इस एक्ट के तहत किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को गिरफ्तार करके अनिश्चित काल के लिए जेल में डाला जा सकता था। 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को इस एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने एक देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। अगला प्रश्न, लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया। विभाजन किस वर्ष समाप्त हुआ? जिसके विकल्प हैं पहला सन 1910, दूसरा सन 1912, तीसरा सन 1913, चौथा सन 1914। जिसका सही जवाब है दूसरा सन 1912। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा के साथ ही बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। अरुंडेल कमेटी 1906 ने विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने की आवश्यकता पर बल दिया, जिसके फलस्वरूप 1911 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने विवश होकर बंगाल के एकीकरण की घोषणा की। 1912 ईस्वी में बंगाल का एकीकरण संपन्न हुआ। अगला प्रश्न, निम्न में से किन्हें गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना? जिसके विकल्प हैं पहला रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा हेनरी डेविड थोरो, तीसरा गोपाल कृष्ण गोखले, चौथा राजा राम मोहन राय। जिसका सही जवाब है तीसरा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रानडे थे। अगला प्रश्न, निम्न में से गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? जिसके विकल्प हैं पहला छुआछूत की समाप्ति तथा नशाबंदी, दूसरा सत्य तथा अहिंसा, तीसरा खादी तथा चरखा, चौथा सही लक्ष्य तथा सही उपाय। जिसका सही जवाब है दूसरा सत्य तथा अहिंसा। महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत सत्य एवं अहिंसा में निहित था। गांधी जी सही साध्य की प्राप्ति हेतु साधन की पवित्रता पर जोर देते थे। उन्होंने सत्य और अहिंसा को अपने सपनों के नवीन समाज का आधार बनाया। कुछ लोगों का विश्वास है कि गांधी जी की सत्यप्रियता हिंदू धर्म से और अहिंसा बौद्ध, जैन व ईसाई धर्म से प्रभावित थी। अगला प्रश्न, लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था। जिसके विकल्प हैं स्वतंत्र पख्तूनिस्तान बनाने के लिए, दूसरा पाकिस्तान का सृजन निश्चित करने के लिए, तीसरा अंग्रेजों को निकालने के लिए, चौथा स्वतंत्रता के पश्चात भारत को एक साम्यवादी देश बनाने के लिए। जिसका सही जवाब है तीसरा अंग्रेजों को निकालने के लिए। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 के बाद 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में अवैध रूप से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ने के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन संपूर्ण देश में व्यापक रूप से फैल गया। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के में सामान्यतः सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध अब्दुल गफार खां
ने अपने खुदई खिदमतदार यानी ईश्वर के सेवक संगठन के ध्वज और अपने स्वयं सेवकों के साथ लाल कुर्ती आंदोलन में अत्यंत सक्रिय रूप से भाग लिया। लाल कुर्ती आंदोलन विशुद्ध अहिंसक आंदोलन था। कौमी आज़ादी के लिए उन्होंने कांग्रेस और गांधी का नेतृत्व स्वीकार किया। गफ्फार खान को बादशाह खां भी कहा जाता है। अप्रैल 1943 ईस्वी में जिन्ना ने गफ्फार खान को जंगी पठानों के हिंदूकरण तथा उन्हें नपुंसक बनाने के कार्यवाहक की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसके विकल्प हैं 5 मई 1918, 1 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, 29 अप्रैल 1919। जिसका सही जवाब है 13 अप्रैल 1919। रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को एक व्यापक हड़ताल का आह्वान किया था। पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को निहत्थी मगर भारी भीड़ अपने लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में जमा हुई, जहां फौजी कमांडर रेगिनाल्ड एडवर्ड हेनरी डायर ने निहत्थी शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलवाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कराई। इस हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। अगला प्रश्न, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? जिसके विकल्प हैं पहला महात्मा गांधी, दूसरा मोहम्मद अली जिन्ना, तीसरा शौकत अली, चौथा मोतीलाल नेहरू। जिसका सही जवाब है पहला महात्मा गांधी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन एवं तुर्की के बीच होने वाले सेवर्स की संधि से तुर्की के सुल्तान की समस्त अधिकार छिन गए। संसार भर में मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय मुख्यतः अली बंधुओं शौकत अली तथा मोहम्मद अली को माना जाता है। दिल्ली में 13 नवंबर 1919 को होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन का अध्यक्ष महात्मा गांधी को चुना गया था। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए गठित खिलाफत कमेटी में शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी तथा डॉक्टर अंसारी शामिल थे। अगला प्रश्न, मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, निम्न में से कौन सा दल में नहीं था? जिसके विकल्प हैं पहला श्रीनिवास अयंगर, दूसरा चितरंजन दास, तीसरा विट्ठल भाई पटेल, चौथा श्री राजगोपालाचारी। जिसका सही जवाब है चौथा सी राजगोपालाचारी। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव में भाग लेने के संदर्भ में कांग्रेस 2 खेमों में बट गई, जहां एक ओर चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषदों में प्रवेश कर असहयोग की बात रखी, वहीं दूसरी ओर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अंसारी, एनजी रंगा आदि नेताओं ने परिषद में प्रवेश करने की नीति का विरोध किया। जिन नेताओं ने परिषद में प्रवेश कर असहयोग की बात रखी वे लोग परिवर्तनवादी यानी प्रो चेंजर कहलाए। जिन नेताओं ने परिषद में प्रवेश की नीति का विरोध किया वे लोग अपरिवर्तनवादी यानी नो चेंजर कहलाए। गया अधिवेशन दिसंबर 1922 में परिषदों में प्रवेश न करने का प्रस्ताव पारित किया, जिसके फलस्वरूप चितरंजन दास ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया और मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर मार्च 1923 में इलाहाबाद में स्वराज दल की स्थापना की। अन्य सहयोगी सदस्यों में विट्ठल भाई पटेल, श्रीनिवास अयंगर एवं एनसी केलकर थे। अगला प्रश्न, दांडी मार्च शुरू किया गया, जिसके विकल्प में पहला नमक कानून के समर्थन हेतु, दूसरा नमक कानून तोड़ने हेतु, तीसरा रॉलेट एक्ट के समर्थन हेतु, चौथा रॉलेट एक्ट के विरोध में। जिसका सही जवाब है दूसरा नमक कानून तोड़ने हेतु। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से ऐतिहासिक दांडी मार्च प्रारंभ किया।
5 अप्रैल 1930 ईस्वी को 241 मील लंबी यात्रा के बाद दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में अवैध रूप से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। इसके बाद ही संपूर्ण देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन व्यापक रूप से फैल गया। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। इसके विकल्प हैं, पहला सन 1927 में, दूसरा सन 1929 में, तीसरा सन 1931 में, चौथा सन 1935 में। जिसका सही जवाब है दूसरा, सन 1929 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया तथा कांग्रेस कार्यकारिणी समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की अनुमति मिली। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था? जिसके विकल्प हैं, पहला असहयोग आंदोलन, दूसरा खिलाफत आंदोलन, तीसरा गोलमेज आंदोलन, चौथा सविनय अवज्ञा आंदोलन। जिसका सही जवाब है चौथा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ। इस समझौते को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस समझौते के तहत कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने निम्नलिखित बातों को स्वीकार किया। पहला, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। दूसरा, कांग्रेस निकट भविष्य में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। तीसरा, कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी। वायसराय इरविन ने इस समझौते के तहत निम्नलिखित बातों को स्वीकार किया, जिसमें पहला है, जिन राजनीतिक बंदियों पर हिंसा का आरोप है उन्हें छोड़कर शेष को रिहा कर दिया जाएगा। दूसरा, भारतीय समुद्र के किनारे नमक बना सकते हैं। तीसरा, सरकारी नौकरियों से त्याग पत्र देने वालों को सरकार वापस लेने में उदारता दिखाएगी। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संपूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य किस वर्ष में घोषित किया था? जिसके विकल्प हैं, पहला वर्ष 1929, दूसरा वर्ष 1931, तीसरा वर्ष 1939, चौथा वर्ष 1941। जिसका सही जवाब है पहला वर्ष 1929। सन 1929 में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें संबंधित प्रस्ताव पारित होने के बाद पंडित नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। जैसे ही 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि का घंटा बजा, कांग्रेस अध्यक्ष पंडित नेहरू ने लाहौर में रावी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 को अपनी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में बोलते हुए उन्होंने कहा कि आज हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य। हमारे लिए स्वाधीनता है पूर्ण स्वतंत्रता। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा थी। जिसके विकल्प में, पहला श्रीमती एनी बेसेंट, दूसरा कमला नेहरू, तीसरा सरोजिनी नायडू, चौथा विजय लक्ष्मी पंडित। जिसका सही जवाब है पहला श्रीमती एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 3 बार महिलाएं अध्यक्ष बनी। 1917 में एनी बेसेंट कलकत्ता अधिवेशन में, 1925 के कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू, 1933 के कलकत्ता अधिवेशन में नलिनी सेनगुप्त। अगला प्रश्न, किस बात ने गांधी जी को फरवरी 1922 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने पर बाध्य किया? जिसके विकल्प हैं, पहला चौरी चौरा व अन्य स्थानों पर हुए हिंसक घटनाओं ने, दूसरा मतभेद, तीसरा सरकारी दमन, चौथा जेलों की भीड़। जिसका सही जवाब है पहला चौरी चौरा और अन्य स्थानों पर हुए हिंसक घटनाओं ने। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 में संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों के जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण क्रुद्ध भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिससे 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई।
इस कांड और अन्य स्थानों पर हुए हिंसक घटनाओं से क्षुब्ध होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। अगला प्रश्न, लाला लाजपत राय घायल कैसे हुए थे? जिसके विकल्प हैं, पहला साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में, दूसरा रौलट एक्ट के विरोध में हुए लाठीचार्ज में, तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन के समय हुए लाठीचार्ज में, चौथा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के विरोध में हुए लाठीचार्ज में। जिसका सही जवाब है पहला साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में। जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित साइमन आयोग में कुल 7 सदस्य थे। इस आयोग में सभी सदस्य अंग्रेज थे तथा कोई भी भारतीय इसका सदस्य नहीं था। इसलिए भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन कहकर इसका बहिष्कार एवं विरोध किया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन दिल्ली पहुंचा और उस दिन देशव्यापी हड़ताल का आयोजन हुआ। लाहौर में साइमन कमीशन विद्रोह जुलूस का नेतृत्व करते समय पुलिस के लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस द्वारा की गई इस बर्बरतापूर्ण पिटाई के कारण ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? जिसके विकल्प हैं, पहला सन 1936 में, दूसरा सन 1940 में, तीसरा सन 1942 में, चौथा सन 1947 में। जिसका सही जवाब है तीसरा सन 1942 में। 7 अगस्त 1942 ईस्वी को बंबई के ग्वालियर टैंक में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की। नेहरू ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया, जिसे 18 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया गया। कांग्रेस के इस ऐतिहासिक सम्मेलन में गांधी जी ने करो या मरो का मंत्र दिया, जिसका अर्थ था भारत की जनता देश की आज़ादी के लिए हर ढंग का प्रयत्न करे, बस इस बात का ध्यान रखे कि आंदोलन गुप्त या हिंसात्मक न हो। 9 अगस्त की सुबह ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम महालड़ाई थी, जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया। अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? जिसके विकल्प हैं, पहला पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग, दूसरा ब्रिटेन को सक्रिय सहयोग, तीसरा तटस्थता, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। जिसका सही जवाब है पहला पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के साथ प्रारंभ हुआ। कांग्रेस ने युद्ध के समर्थन के बदले भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किए जाने का प्रस्ताव रखा। वायसराय लॉर्ड लिंगलिथगो ने कांग्रेस की सहमति के बिना ही भारत को युद्ध में शामिल कर लिया। इसी क्वेश्चन के साथ इस साल पूछे गए मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न समाप्त हुए। इसका PDF डाउनलोड करने के लिए आप एग्जाम्स क्वेश्चंस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद।